तो गाइस कैपिटल बजटिंग के अंदर बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी टेक्निक्स इन कैपिटल बजटिंग फॉर टेकिंग द डिसीजंस। तो आप सबको मालूम है कि सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी हम कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आपको पहला काम क्या करना होता है, आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर इनफ्लोज और आउटफ्लोज को स्टडी करना होता है। सबको याद होगा, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को स्टडी करना होता है। जब हम बोलते हैं आउटफ्लोज, तो बेटा आउटफ्लोज का मेरा क्या मतलब होता है, इनिशियल आउटफ्लोज, यानी कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में जो आपका पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल आउटफ्लोज। और इनफ्लोज से हमारे दो मीनिंग होते हैं, एक होते हैं सब्सिक्वेंट इनफ्लोज। सब्सिक्वेंट इनफ्लोज का मतलब यहां पर क्या होता है, CFAT, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और एक होता था, अगर आपको याद हो तो, टर्मिनल इनफ्लोज। ठीक है जी। अब CFAT कैसे निकलता है, आई एम होपिंग फॉर आप सबको याद होगा। तो CFAT निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले रेवेन्यू लेते हैं। उस रेवेन्यू में से हम लोग माइनस कर देते हैं जितने भी हमारे कैश ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। सारे कैश ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करके आपको मिल जाता है PBDT। क्या मिल जाता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, आपको मिल जाता है PBT। एंड आफ्टर PBT हम इसमें से माइनस कर देते थे टैक्स, तो आपको मिलता था पैट। और पैट में हम डेप्रिसिएशन को कर देते हैं वापस ऐड, तो आपको मिल जाता था CFAT। लॉजिक्स आई होप सबको मालूम है कि व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस, तो उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ फॉर्मेट की बात करेंगे। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, तो क्या हम 3 साल तक CFAT कैलकुलेट करते थे? और उसके बाद एक बार जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती थी तो हम एक लाइन ड्रॉ करते थे जिसमें जीरो पीरियड पे मान लो आपने 2 लाख रुपए का आउटफ्लो किया। फर्स्ट ईयर में मान लो आपके पास CFAT आया 1 लाख, सेकेंड ईयर में आपका CFAT 1.5 लाख, थर्ड ईयर में आपका CFAT 2 लाख। ठीक है ना, इस तरह से मान लो हमने कैश फ्लोस लिख दिए। अब इतना काम करने के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाता था डिसीजन मेकिंग का। तो कोई आप में से बताएगा डिसीजन मेकिंग जब हम करते थे, तो आप बताइए डिसीजन मेकिंग करते समय क्या आपको अलग अलग तरह की टेक्निक्स पढ़नी होती थी? तो किसी को याद है पहली टेक्निक कौन सी थी, दूसरी टेक्निक कौन सी थी? वेरी गुड, शुरू करते हैं। सबसे जो पहली टेक्निक आपने पढ़ी थी ना, वो थी पे बैक पीरियड अप्रोच। सबसे पहली टेक्निक का नाम क्या था, पे बैक पीरियड अप्रोच। आई एम वेरी श्योर सबको याद आ रहा होगा पे बैक पीरियड क्या होता है। हमें इसमें ना एक ऐसा पीरियड निकालना होता है जिसमें आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है, यानी कि आपको आपका पैसा कितने समय में वापस मिल रहा है, उसको पे बैक पीरियड बोलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इस क्वेश्चन में आपने इन्वेस्ट कितना करा है, 2 लाख। अब अगर मुझे यह पता लगाना हो कि आपका पे बैक पीरियड कितना है, तो इसमें हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चंस करे थे। पहला, अगर हमारे हर साल CFAT कांस्टेंट है, यानी कि अगर हर साल आपको हर साल बराबर 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 कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो अलग तरीके से निकलता था। और अगर आपके कैश फ्लोज जो है, यानी कि जो CFATs हैं, वो वेरी कर रहे हैं। बच्चा कहता सर एग्जाम्पल देना। देखो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर या जीरो पीरियड में आपने 2 लाख लगाया और आपको हर साल 50,000 मिलेंगे अगले 10 साल तक। ठीक है ना, आपको हर साल 50,000 मिलेंगे अगले 10 साल तक। मेरे को एक बात बताओ, आपने लगाया कितना है, 2 लाख। आपको हर साल कितना मिलेगा, 50,000 50,000 50,000 फॉर अनदर 10 ईयर्स तक। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर पे बैक पीरियड? अब आप बच्चा कहता था देखो मैंने 2 लगाया था, अगर हर साल मुझे 50 मिलेगा तो सर 4 साल में मुझे मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। वेरी गुड। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, इनिशियल आउटफ्लो डिवाइड बाय जितना भी आपका CFAT होगा। ये सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 4 ईयर्स। तो मेरा पे बैक पीरियड कितना आ गया था, 4 ईयर्स। वेरी गुड। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर हम लोगों ने, याद करो, अगर हमारा हर साल कैश फ्लो वेरी करता है, मान लो यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 1 लाख, फिर आपको यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख, लाइक दिस। और आपने शुरू में लगाया था 3 लाख, लेट्स से आपने शुरू में कितना लगाया था, 3 लाख। अब सवाल यह है कि पेबैक कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? वेरी गुड। पेबैक निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले लिखते थे कैश फ्लोज। ठीक है जी, कैश फ्लोज। यहां लिखो ईयर 1 2 3 4 लाइक दिस। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। अब कौन बताएगा? अब हम निकालते थे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। याद आ रहा है क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज।
तो पहले साल तो कितना आया 50, इसको इसमें जोड़ दो कितना आया 1.5, इसको इसमें जोड़ दो कितना आया 3.5, इसको जोड़ दो कितना आया 5। तो ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालना है। अब आप मुझे बताओ आपको कितना रिकवर करना है, 3 लाख। तो कैसे निकालते थे, याद है इंटरपोलेशन प्रोसेस लगाते थे। कैसे सर, देखो 2 साल में आपका कितना पैसा रिकवर हो चुका है, 1.5 लाख। 2 साल में रिकवरी कितनी हो चुकी है, 1.5 लाख। ठीक है, आपको कितना चाहिए 3, तो कितना शॉर्ट पड़ रहा है, 1.5 लाख शॉर्ट पड़ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 2 प्लस यानी कि 2 ईयर में आपको ऐड करना है। कितना ऐड करना है, ध्यान से सुनना। थर्ड ईयर आपको जनरेट करेगा 2 लाख, यानी कि 2 लाख कमाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर 1 मोर ईयर। ठीक है, 2 साल में आपने 1.5 कमा लिया, आपको रिकवर कितना करना है 3, तो बाकी का 1.5 कमाने के लिए क्या आप थर्ड ईयर में एंटर कर गए। अब पूरे थर्ड ईयर में आपको कितना मिलेगा, 2 लाख। तो 2 लाख कमाने के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपका शॉर्टेज कितना था 1.5। बच्चा कहता है 1.5 कैसे आया, देखो इनिशियली कितना लगाया आपने 3, 2 साल में कितना रिकवर हो चुका है 1.5। सोच के बताओ, इनिशियली कितना लगाया 3, 2 साल में कितना रिकवर हो गया 1.5, कितना बचा 1.5। क्या बाकी का 1.5 रिकवर करने के लिए क्या आप यहां पे प्रोराटा बेसिस पे ऐड करोगे, वेरी वेल डन। तो यहां पर कितना आएगा 2.75 ईयर्स। आई होप क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन प्रोसेस। लॉक करें इसको। सर अगर आपको याद हो तो पेबैक पीरियड अप्रोच में ना 2 ड्रॉबैक्स होते थे। पेबैक पीरियड अप्रोच का ड्रॉबैक नंबर 1 ये था कि ये ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, इग्नोर करता है, यानी कि ये डायरेक्ट कैश फ्लोज को कंसीडर करता है। जबकि आप सबको मालूम है एज पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी 2 साल के बाद या 3 साल के बाद का 50,000 आज के 50,000 के बराबर नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पेबैक का। दूसरा, मान लो एक एसेट की लाइफ 10 साल है ना, और एक एसेट की लाइफ 100 साल है, दोनों का पेबैक पीरियड 4 साल आया, तो दोनों ही प्रोजेक्ट बराबर लगते हैं। इसका मतलब ये क्या करता है, फ्यूचर कैश फ्लोज जितने भी होते हैं बियॉन्ड पेबैक को इग्नोर करता है। बच्चा कहता है सर ये समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। देखो अगर मैं आपसे पूछूं 2 लाख रुपए लगाओ, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा 20 साल तक, और दूसरा प्रोजेक्ट है 2 लाख रुपए लगाओ, मैं आपको 50,000 दूंगा 5 साल तक, तुम्हारे हिसाब से कौन सा बेटर है भाई। दोनों में 2 लाख रुपए की लागत है, दोनों में हर साल कितने मिलेंगे 50,000। एक में मिलेंगे 50,000 कब तक, 20 साल तक। एक में मिलेंगे 50,000 सिर्फ 5 साल तक। तो बच्चा कहता है सर यही वाला बेटर है। बिल्कुल सही, लेकिन दोनों का जरा पे बैक निकालना, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स तो पे बैक पीरियड के हिसाब से दोनों का पे बैक सेम है, तो दोनों एक समान है। बात तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अच्छा है। तो इसका मतलब मैं क्या मान के चलूं कि 4 साल के बाद कितना कैश फ्लो मिलेगा, ये मेथड इग्नोर कर रहा है। यस। दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर पे बैक पीरियड पे अगर मुझे डिसीजन लेना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, तो याद रखना अर्ली पे बैक पीरियड वाला बेटर होता है। क्या मतलब, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड है 3 ईयर्स, प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड है 2 ईयर्स, कौन सा बेटर होगा सर, 2 वाला बेटर होगा, खत्म। ठीक है सर। अब ये जो मैंने बोला ड्रॉबैक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसने इग्नोर किया। इसको हम लोगों ने कवर किया था अगले मेथड में, अगर आपको याद हो तो, जिसका नाम क्या था, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच था। सारे बोलो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच। वेरी वेल डन। अब ये जो वर्ड है डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यूज। डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। तो एज पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड अप्रोच, हु विल टेल मी, क्या हम लोगों को अगर पेबैक निकालना होगा, मान लो प्रोजेक्ट की इनिशियली 2 लाख गया, फर्स्ट ईयर में 1 आएगा, सेकेंड ईयर में 1.5 आएगा, थर्ड ईयर में 2 लाख आएगा, और अगर मैं बोलूं कि मुझे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड चाहिए, तो किसी को याद है हम लोग क्या करते थे, इसमें भी हम पेबैक ही निकालते हैं, लेकिन पेबैक के लिए हम कैश फ्लो के बदले में क्या डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज करेंगे। वेरी गुड। तो इसमें ना हमें ना एक डिस्काउंट रेट दिया होगा, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी बोल सकते हो। मान लो वो 10% दिया हुआ है। अब आप यहां पे क्या लिखो, ईयर्स 1 2 3, यहां पे लिखो कैश फ्लोज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, यहां पे लिखो पीवीएफ का 10% के हिसाब से डिस्काउंट रेट लगाओ, 0.909, 0.826, 0.751, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो याद आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। मालूम है ना डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एंड
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज द साइनोनिम वर्ड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90,900। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फटाफट से लगाओ। ओहो कैलकुलेटर कहाँ है, सारे मेरे साथ साथ सॉल्व करो बेटा। तो ये आ जाएगा 1.5 लाख इंटू 0.826, यानी कि 1,23,900। फिर 2 लाख आ जाएंगे इंटू 0.751, तो ये आ जाएगा 1,50,200। ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, इसको क्यूमुलेटिव करना है बेटा। तो पहला 90,900 एज इट इज, 90,900 एज इट इज, फिर उसमें 1,23,900 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2,14,800। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1,50,200, तो याद आएगा 3,65,000। अब मुझे निकालना है पे बैक, तो मुझे बताओ कैसे निकालूंगा। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है 2 लाख, तो आपको रिकवर कितना करना है 2 लाख। पहले साल में कितनी रिकवरी हो चुकी है 90,900। सेकेंड ईयर में टोटल रिकवरी 2,14,800। इसका मतलब 2 लाख के लिए क्या मुझे ईयर 1 और 2 के बीच में रहना पड़ेगा। यस सर। कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा। ईयर 1 प्लस कितना, प्लस ध्यान से सुनना, फर्स्ट ईयर में कितना आ चुका है ये बताओ 90,900, चाहिए कितना था 2 लाख। सर 2 लाख में से 90,900 आ गया, कितना बच गया ये बताओ। सर 90,900 माइनस कर देते हैं सर, 1,09,100 रुपए बच गए। तो उस 1,09,100 रुपए को कमाने के लिए क्या आई विल हैव टू वर्क फॉर सेकेंड ईयर। यस, सेकेंड ईयर हम मुझे कितना दे रहा है 1,23,900 रुपए दे रहा है, लेकिन ये 1,23,900 मुझे पीरियड कितने में मिल रहा है 1 साल में। तो मुझे इतना पैसा कमाने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, क्या निकाल लोगे। बिल्कुल सर, 1,09,100 डिवाइड बाय 1,23,900 में ऐड कर दो 1.88 ईयर्स। ब्यूटीफुल। ठीक है जी, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये कैसे आया समझ आ रही है। देखो 2 लाख के लिए ऑलरेडी पहले साल में कितना आ गया था 90,900, कितना बच गया 1,09,100। अब इसको कमाने के लिए हम गए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में टोटल कितना आ रहा है 1,23,900 इन ईयर 1। तो बेटा इतना कमाने के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा, जस्ट 0.88 ईयर्स। वेरी वेल डन। इसके बाद सर अगर आपको याद हो ना, तो हम लोगों ने अप्रोच पढ़ी थी एनपीवी। किसी को याद है एनपीवी अप्रोच का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। आई एम वेरी श्योर सबको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है, बिकॉज कल ही मैंने एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वीडियो डाली थी जिसके अंदर हाउ टू गेट प्रेजेंट वैल्यू ये हमने सीखा था। बस इतना बता दीजिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट का डिसीजन एनपीवी बेस्ड होगा तो आंसर क्या आएगा। तो याद रखना, जब जब मेरा एनपीवी पॉजिटिव होगा या फिर 0 के बराबर होगा, हम बोलेंगे एक्सेप्ट करो। उसका रीजन मैंने बताया था क्यों। इसका मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट का रिटर्न है ना, वो ज्यादा है किससे, हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। मतलब जो आपको चाहिए ना उससे ज्यादा है, तभी आपका एनपीवी पॉजिटिव आया। लेकिन अगर मेरा एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम कहते हैं रिजेक्ट। रीजन क्या था, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रिटर्न बेकार है किससे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। सो सिंपल। तो कोई भी डिसीजन बेस्ड ऑन एनपीवी कब लेते हैं, पॉजिटिव इक्वल टू 0 पे एक्सेप्ट, नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट। ब्यूटीफुल। और मैं बार बार बोल रहा हूं एनपीवी निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है। वेरी वेल डन सर। इसके बाद अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था पीआई। पीआई क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। कौन बताएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो आप जब इनको डिवाइड करते हो ना, द रेशियो ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई बोलते हैं इसको। ठीक है सर, सेम है, यहां डिफरेंस लेते थे, यहां रेशियो लेते थे। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा तो एक्सेप्ट कर लेना, और अगर पीआई का आंसर लेस देन 1 आएगा तो आप क्या कर देना, रिजेक्ट। रीजन सेम है, पॉजिटिव है मतलब रिटर्न बेटर है, लेस देन 1 है तो रिटर्न आपका बेकार है। सिंपल। ठीक है जी। सर अगर आपको याद हो तो इसके बाद एक स्पेशल रिक्वेस्ट किसी बच्चे ने लिखी थी, सर थोड़ा सा आईआरआर डिटेल में करा देना। सर ये जब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईआरआर। देखिए आईआरआर क्या होता है, प्रोजेक्ट रिटर्न बोलते हैं इसको। सारे मेरे पीछे बोलो, व्हाट इज आईआरआर, प्रोजेक्ट रिटर्न। प्रोजेक्ट रिटर्न निकालना है। अब कोई भी प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है ये पता लगाना है। तो हमेशा याद रखना, प्रोजेक्ट रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां पर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट 0 होती है। अब ये कई बच्चों को समझ नहीं आता। भाई एक बात बताओ, एनपीवी अगर पॉजिटिव है
तो हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिटर्न बेटर है किससे, डिस्काउंट रेट से, ठीक है। और अगर एनपीवी लेस देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं कि ये बेकार प्रोजेक्ट है। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा सर प्रोजेक्ट का रिटर्न डिस्काउंट रेट से कम है, ठीक है। तो मेरे बच्चे जब एनपीवी बराबर हो जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि प्रोजेक्ट रिटर्न इक्वल टू वो डिस्काउंट रेट है जिसे यूज करके आपने क्या निकाला, एनपीवी। तो व्हाट इज IRR? IRR is the project return or you can say a discount rate where NPV is equal to 0. तो इसको कैसे करते हैं बेटा, हिट एंड ट्रायल से करते हैं। अब वो हिट एंड ट्रायल कैसे लगता है आइए मैं आपको सिखाता हूं। सपोज करो हमने एनपीवी निकाला 10% पे और हमारा आंसर आ गया लेट से 20,000 रुपये, ठीक है। फिर हमने एनपीवी निकाला 12% पे और हमारा आंसर आ गया -10,000। सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया गया 10% पे 20, 12 पे -10। सवाल है फाइंड करो IRR। क्वेश्चन क्या है, पता क्या लगाना है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आराम से सुनिएगा, टेक योर टाइम, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन करेंगे। IRR बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वो कह रहा है कि IRR क्या होता है, एक ऐसा रिटर्न जहां पे एनपीवी क्या होती है, 0, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया कि अगर डिस्काउंट रेट 10% पे एनपीवी पॉजिटिव है, याद करो एनपीवी पॉजिटिव कब होता था, जब प्रोजेक्ट का रिटर्न उस डिस्काउंट रेट से ज्यादा होता था, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगर एनपीवी 10% पे पॉजिटिव है तो क्या हमारे प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से ज्यादा है? यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। अब कितना ज्यादा, उसके लिए हमने 11, 12 पे टेस्ट करना पड़ेगा। हमने 12 पे टेस्ट करा, हमारा आंसर आया -10। अभी मैंने पीछे लिखा था अगर किसी रेट पे एनपीवी नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट का रिटर्न उससे कम है। अच्छा, तो यहां से 2 इंटरप्रिटेशन आ रही है, क्या कि प्रोजेक्ट का रिटर्न जो भी है 10 से ज्यादा है, 12 से कम है। इसका मतलब क्या, प्रोजेक्ट रिटर्न इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, बिल्कुल। तो अब वो प्रोजेक्ट रिटर्न यानी कि IRR कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट रिटर्न हो ना हो वो 10+ है, 12 - 10+, यानी कि 10 और 12 के बीच में 10 + 12 - इतनी सी बात याद रखनी है आप, ठीक है। अब 10+ में कितना प्लस, ये बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। 2 मिनट सामने देखना है बस आप। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, 10% पे एनपीवी कितना है, 20,000। मैंने क्या कहा था, कहां पे आना है, 0 पे आना है। तो आप बस इतना बता दो 2% का ये जो गैप है इसमें कितने रुपए का फॉल आया, बस इतना बता दो। 20,000 से -10 हो गया, क्या ये 30,000 का फॉल है? 20,000 से -10 हो गया, क्या ये 30,000 का फॉल है? यस और नो, बिल्कुल। तो अब लिखो 30,000 के गैप के लिए हमें इसमें 2% बढ़ाना पड़ेगा। 20,000 से -10, ये जो गैप है ये कितना है, 30,000। 30,000 के गैप के लिए आपको कितने परसेंट बढ़ाने पड़ेंगे, 2%। बस इतना बता दीजिए, हमें 20 से -10 पे आना था या 0 पे? 0 पे आना था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला IRR एक ऐसा रिटर्न है जहां पे एनपीवी इज 0। तो अब बस इतना बता दो 30,000 के गैप के लिए अगर 2% ऐड होता है तो बेटा 20,000 के गैप के लिए कितना ऐड होगा, ये मेरा सवाल है। आई एम वेरी श्योर एवरीबडी कैन आंसर। कौन बताएगा? 10+, बताओ जी, 10+, 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 1.33, यानी कि 11.33%। खत्म। व्हाट इज माई IRR? 11.33%। सर एक क्वेश्चन मैं अब आपको दूंगा, आपने करना है। अगर आपने कर लिया तो ट्रस्ट में मजा आ जाएगा। मान लो एनपीवी आपने निकाला 12% पे और आपका आंसर आया 4,000। फिर आपने एनपीवी निकाला 14% पे और आपका आंसर आया -2,000। मेरा क्वेश्चन है फाइंड करो IRR। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इफ यू कैन ट्राई, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा आपको। IRR समझ आ जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हिट एंड ट्रायल रेट्स लेकर आप क्या करोगे, एनपीवीज निकालोगे। और 2 एनपीवी जिसमें एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आ जाए, एक एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए और एक नेगेटिव, क्या उन दोनों के बीच में
क्या आपका आईआरआर फंसा होता है, याद रखना। करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। बच्चा कहता है सर देखो 12+ कितना प्लस वो देखो, विद अ गैप ऑफ 2% देर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ 6,000। 6,000 का फ्लक्चु, कई बच्चे कहते हैं ये 2,000 का फ्लक्चुएशन है ना बेटा ना। 4,000 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6,000 का फ्लक्चुएशन है। फॉर 6,000 वी हैव टू ऐड 2%। लेकिन मैंने क्या कहा था, मुझे 4 से -2 पे जाना था या 0, तो आपको 4,000 का फ्लक्चुएशन चाहिए था। तो आप क्या बोलोगे, 6,000 के फ्लक्चुएशन के लिए वी विल ऐड 2%। 4,000 के लिए कितना, तो वो आपने निकालना है यहां से। तो आई होप जो भी आएगा दैट इज योर आईआरआर। आई होप क्लियर टू एवरीवन, वेरी वेल डन। सर इसके बाद ना एक टेक्निक हमने और पढ़ी थी, देखो हमारी टेक्निक सारी खत्म हो जाएंगी। एक पढ़ी थी आपने ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कई लोग इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ध्यान से सुनना। अच्छा कल याद है ना क्या है मेरी, कल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मैराथन है, कितने बजे, 1 बजे से। मिस बिल्कुल मत करना, पहले बता रहा हूं, बड़ी जबरदस्त मैराथन होने वाली है, ठीक है। अच्छे से अटेंड करना उसको, ओल्ड सिलेबस वाले, सिर्फ न्यू वालों की नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ARR। सर याद करो, इसमें ना हम लोग क्या करते थे, एवरेज पैट लेते थे, पैट। इसमें CF80 नहीं आता, पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। कई किताबें एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखती हैं और कई लिखती हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बस ये क्वेश्चन का आंसर है। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज का मतलब हो गया इनिशियल में कितना लगाया था, टर्मिनल में कितना रिलीज हुआ, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। और कई लोग सिर्फ ओरिजिनल यानी कि इनिशियल आउटफ्लो लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है, और यहां पे पैट चाहिए होता है, याद रखना। सारे के सारे टेक्निक्स में आपको चाहिए होता है CF80, यहां पर क्या चाहिए होता है, पैट। क्या सबको क्लियर? तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आ गया होगा। एक सेशन ऐसी 15 मिनट का मैं और डालने वाला हूं, जिसके अंदर हम कैपिटल बजटिंग के अंदर एडवांस वाला पार्ट पढ़ेंगे। बच्चा कहता सर एडवांस वाले में क्या था, सर याद करो, एडवांस वाले में ना मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताओ सर, एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क कैसे निकालते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, RADR, सेंसिटिविटी सिमुलेशन, है ना। एक पढ़ा था आपने नॉमिनल रेट ऑफ, नॉमिनल एनपीवी, मनी एनपीवी, याद आ रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। हाँ तो वो मैं आपको एक बारी, एक क्लास 15-20 मिनट में मैं फुल बुलेट के साथ वो सारा रिवाइज करा दूंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कैपिटल बजटिंग के अंदर हमारा कोई टॉपिक छूट रहा है। क्लियर है जी? चलो थैंक यू वेरी मच। इसको फटाफट से देखो, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। एक एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर आप कर सको तो मजा आ जाएगा, अगर आप आंसर लिख दोगे तो। एनपीवी 10% पे है 2,000, एनपीवी 11% पे है, मान लो -3,000। आपको बताना है आईआरआर क्या होगा। बस ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।